चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है जो हम कवर करेंगे वो है एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन। और प्रियांशी, ये आपका ये टॉपिक आप ध्यान रखिए, पढ़िए ध्यान से। ये बीए थर्ड ईयर में है ये टॉपिक, ठीक है। तो लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको एमए एजुकेशन का एग्जाम देना हो, चाहे एमएड के लिए देना हो, चाहे आप यूपी टेट या सी टेट दे रहे हो, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको समझना थोड़ा टेक्निकल है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें दो शब्द हैं, एक है आपका शैक्षिक मापन और दूसरा है आपका शैक्षिक मूल्यांकन। एक तरफ हम बात करते हैं शैक्षिक मापन की यानी एजुकेशनल मेजरमेंट की, और दूसरा जो इसमें हमें पढ़ना है वो है एजुकेशनल इवैल्यूएशन यानी कि शैक्षिक मूल्यांकन। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि शैक्षिक मापन क्या है। व्हाट इज द एजुकेशनल मेजरमेंट। हम मेजरमेंट करते हैं, मापन आप कहाँ पे करते हैं? जैसे हम क्या करते हैं, वी मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर। हम पानी की मात्रा का मापन करते हैं इन टर्म्स ऑफ एमएल, है ना, लिक्विड लीटर में, मिलीलीटर में करते हैं। इसी तरह से हम कपड़े की नाप करते हैं सेंटीमीटर में, मीटर में। इसी तरह हम दूरी, डिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं किलोमीटर्स में, मीटर्स में। तो ये सभी क्या है? ये सभी आपके फिजिकल मेजरमेंट है, ये सभी आपके भौतिक मापन है। पर जब हम शिक्षा में आते हैं, शैक्षिक मापन करते हैं, है ना, शैक्षिक में जब हमने उनको पढ़ाया लिखाया बच्चों को, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पढ़ने लिखने के बाद हम देखते हैं उनके गुणों का मापन करते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स का मेजरमेंट करते हैं। तो जब हम एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि हम शिक्षा में, शिक्षा शास्त्र में जब हम मापन के बारे में बात करते हैं, तो उसमें मापन में देखिए ये आपकी क्या है, ये आपका डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट है, यानी कि मापन की परिभाषा है। तो मापन की परिभाषा क्या होती है, इसको जरा ध्यान से देखिए। इसमें दो तीन जो चीजें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, मेजरमेंट इज डिफाइंड एज द असाइनमेंट ऑफ न्यूमरल्स और नंबर्स। यानी कि मेजरमेंट क्या होता है, मापन में हम क्या करते हैं, संख्या प्रदान करते हैं। असाइनमेंट यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, असाइनमेंट, मेजरमेंट इज डिफाइंड एज द असाइनमेंट ऑफ न्यूमरल्स और नंबर्स। हम क्या करते हैं, नंबर या संख्या प्रदान करते हैं। किसको? टू दी इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स का मतलब किसी बच्चे को, किसी बालक को, या फिर किसी पर्सन को, है ना। तो इंडिविजुअल्स के एट्रीब्यूट्स यहाँ पे लिखा है। मेजरमेंट, फिर से पढ़िए इस डेफिनेशन को ध्यान से। मेजरमेंट इज डिफाइंड एज द असाइनमेंट ऑफ न्यूमरल्स और नंबर्स टू द इंडिविजुअल्स एट्रीब्यूट्स अकॉर्डिंग टू सम लॉजिकली एक्सेप्टेबल रूल्स, यानी स्पेसिफाइड रूल्स। तो हम क्या करते हैं, जो व्यक्ति है उसके विशेषताओं को, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके कुछ व्यक्ति के गुण होते हैं, है ना। हर व्यक्ति में अलग अलग गुण होते हैं, तो उन गुणों को हम संख्या प्रदान करते हैं। किसी व्यक्ति की विशेषताओं को या उनके गुणों को संख्या प्रदान करना, है ना। असाइनिंग द न्यूमरल्स टू द एट्रीब्यूट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंग टू सम लॉजिकली एक्सेप्टेबल रूल्स। देखिए, हम किसी को संख्या प्रदान कर रहे हैं। मैंने बोला कि खुशी के नंबर आए, खुशी का गुण है। देखिए, खुशी का गुण क्या है? खुशी का गुण है कि हो सकता है खुशी का गुण है म्यूजिक में इंटरेस्ट, है ना, म्यूजिकल इंटरेस्ट यानी कि उसकी संगीत में रुचि। तो खुशी का जो एट्रीब्यूट है, गुण है यहाँ पे, वो संगीत में रुचि। और मैं यहाँ जितने भी बच्चे अवेलेबल हैं, अब यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, किरण भी है यहाँ पे, तो मैं क्या देख रही हूँ, हर एक बच्चा, हर एक जो स्टूडेंट्स है, प्रियांशी भी है, अभी सोनल भी है यहाँ पे, तो इनका मैं म्यूजिक में इंटरेस्ट देख रही हूँ, ठीक है। तो म्यूजिक में इंटरेस्ट क्या हो गया इनका? क्या हो गया? म्यूजिक में इंटरेस्ट इनका क्या हो गया? क्या कहेंगे? म्यूजिकल इंटरेस्ट को क्या कहेंगे? किसी व्यक्ति का मापन, किसी व्यक्ति का गुण। आपका म्यूजिकल इंटरेस्ट या आपका डांस में इंटरेस्ट क्या है? आपका गुण है, ठीक है, एट्रीब्यूट्स है। तो हमने खुशी है यहाँ पे, प्रियांशी है और सोनल है और निकिता है यहाँ पे, और किरण पटेल है, कुशाग्र भी है। तो हमने आप सभी बच्चों का हम एक जो गुण नापना चाहते हैं, गुण का मापन नापना चाहते हैं, वो गुण यहाँ पर कौन सा है? कौन सा है वो एट्रीब्यूट? बताइए।
वो गुण यहाँ पर क्या है? बोलिए सोनल, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यहाँ पर गुण जो है वो म्यूजिकल इंटरेस्ट है, यानी कि संगीत में रुचि है। समझ में आया खुशी आपको? यस मैम। हाँ, तो यहाँ पे गुण जिसका हम मापन कर रहे हैं वो है म्यूजिक में इंटरेस्ट। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया, अब हम इनको संख्या प्रदान कर रहे हैं। तो संख्या हमने प्रदान करी, सोनल को मैंने 2 नंबर दे दिया, है ना, प्रियांशी को मैंने 3 नंबर दे दिया, खुशी को 4 नंबर दे दिया। उसका गुण क्या है? म्यूजिकल इंटरेस्ट। उसके म्यूजिकल इंटरेस्ट पे मैंने सोनल को 2 दिया, प्रियांशी को 3 दिया, खुशी को मैंने 4 नंबर दे दिया और किरण को मैंने 5 नंबर दे दिया। तो ये मैंने उनको नंबर क्यों दिया है? आपको कुछ समझ आ रहा है कि क्यों मैंने 2 नंबर पे सोनल को कर दिया और किरण को 5 नंबर पे कर दिया? इसका क्या कारण हो सकता है, बताइए, बोलिए किरण। बोलिए भाई। हाँ, देखो म्यूजिकल इंटरेस्ट उसका गुण है सोनल। अब हमने तुम्हें मैंने तुम्हें नंबर क्यों कम दिया है और संख्या मैंने तुम्हें 2 क्यों दी है और किरण को 5 क्यों दी होगी? इसका कारण बताओ। हाँ, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से कि देखो हो सकता है सोनल का इंटरेस्ट म्यूजिक में कम है और किरण का इंटरेस्ट ज्यादा है, तो इसलिए मैंने इनको कम या ज्यादा नंबर मैंने इस आधार पे दिया है। तो जो ये आधार यहाँ पर है, यही बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ। जो यहाँ पर आधार है वो क्या है? एक निश्चित नियम, एक नियम बनाया गया है कि जो बच्चा ज्यादा वो जो क्षमता गुण है ज्यादा रखता है तो उसको ज्यादा नंबर दिया जाएगा, और जो बच्चा उस क्षमता या गुण को, उस विशेषता को कम रखता है तो उसको कम नंबर दिया जाएगा। तो इसीलिए इस डेफिनेशन को आप ध्यान से समझिए फिर से कि यहाँ पे कुछ स्वीकार्य नियमों के, हम नंबर ऐसे ही नहीं बांट देंगे कि खुशी को हमने नंबर बांट दिया, कुछ भी मेरा मन करे मैंने 11 नंबर दे दिया, या मेरे मन से कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर कुछ निश्चित एवं स्वीकार्य नियम होते हैं, उन्हीं के आधार पर हम किसी व्यक्ति की विशेषताओं को संख्या देते हैं, और यही क्या कहलाता है आपका? यही कहलाता है मापन। तो ये अभी आपको क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। आज की क्लास में कुछ लोग नहीं है तो आगे चलते हैं। फिर देखिए, ये आप लोगों को क्लियर हो गया यहाँ पर? देखिए अब देखिए आगे चलते हैं हम। इसी का मापन ये हो गया। अब मापन में 3 चीजें हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। पहला, किसी व्यक्ति, मापन हम किसी व्यक्ति का नहीं करते हैं, हम उसके गुण की या विशेषताओं का मापन करते हैं। जैसे कि गुण या विशेषता हो सकते हैं उसका नॉलेज, ज्ञान, उसकी रुचि, उसकी अधिगम शैली या सीखने की शैली, है ना, बुद्धि, ये सब क्या है? किसी व्यक्ति के गुण हैं। और नंबर्स, हमारे पास कुछ चिन्ह होते हैं, कुछ संख्या होती है। कभी कभी हम ग्रेडिंग करते हैं, ABCD दे देते हैं, कभी कभी हम नंबर दे देते हैं ना, 100 में से 80 नंबर, 100 में से 70 नंबर। तो यहाँ पे नंबर होते हैं, गुण होते हैं। और तीसरा, कुछ निश्चित एवं स्वीकार्य नियमों के आधार पर, सम स्पेसिफाइड रूल्स एंड लॉजिकली एक्सेप्टेड एंड प्री डिटरमाइंड रूल्स, पहले से कुछ नियम निर्धारित होते हैं, उन्हीं के आधार पर हम क्या करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ दोज रूल्स वी असाइन द नंबर्स, मतलब किसी एक विशेष और कुछ विशिष्ट नियमों के आधार पर ही हम क्या करते हैं? गुणों को संख्या प्रदान करते हैं, और यही आपका क्या होता है? मापन। ठीक है। अब देखिए ये जो डायग्राम है, ये मैं जब BHU में पढ़ती थी तो वहां पे एक मेजरमेंट के बहुत अच्छे सर थे, बहुत ही फेमस, तो ये डायग्राम वो जरूर बनवाते थे। देखिए एक तरफ क्या है? व्यक्ति का, बच्चों का गुण है। आप अगर अपना डिस्क्रिप्टिव भी लिख रहे हैं कहीं आंसर तो उसको बना दीजिएगा। देखिए ये क्या है? ये अचीवमेंट यहाँ लिखा है, ये उपलब्धि है किसी विषय में किसी हो सकता है गणित विषय में। ये सभी क्या है? गणित विषय में X एक व्यक्ति है, Y है, Z है, Z है और A है। ये 4 बच्चे हैं, इनकी उपलब्धि इनका गुण है, हम इसका मापन कर रहे हैं। और जब हम मापन कर रहे हैं तो संख्या प्रदान करते हैं, न्यूमरल्स। यहाँ पे जो न्यूमरल्स लिखा है इसका मतलब हम उनको संख्या प्रदान करते हैं। X को हमने दिया 40, Y को हमने दिया 20, Z को दिया 30 और A को दिया हमने 10 मार्क्स।
10 मार्क्स दिया, तो ये हमने उनको संख्या प्रदान की। तो ये संख्या हमने ऐसे ही नहीं प्रदान की, कुछ प्री डिटरमाइंस यानी कि कुछ विशिष्ट नियमों के आधार पर ही हमने उनको संख्या प्रदान करी है। तो ये आगे ये क्लियर हो गया होगा मुझे मापन के अंतर। हाँ बताइए, मेरी आवाज आ रही है आपको? कुछ कोई बोलना चाहता है क्या? इज माई वॉइस क्लियर टू एवरीवन? क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? बताइए। यस मैम, आ रही है। यस मैम, आ रही है आवाज। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए हमने मापन क्या है, मापन के आगे होता है मूल्यांकन। अगर आप ये बात पढ़ लिया, मेजरमेंट जो होता है उसके आगे इवैल्यूएशन होता है। तो मेजरमेंट क्या होता है वो अभी हम इसके बारे में अंतर भी पढ़ेंगे। जब हम किसी व्यक्ति के गुण का मापन कर लेते हैं, किसी छात्र छात्रा के गुण का मापन कर लेते हैं, उस मापन के आधार पर ही हम मूल्यांकन करते हैं, हम इवैल्यूएशन करते हैं। देखिए इवैल्यूएशन की एक बहुत ये डेफिनेशन है, ये ईबल की बहुत फेमस बुक है, उसी से मैंने ली है। ये आप ध्यान रखिएगा। ये क्या होता है कि इवैल्यूएशन जब होता है, ये बहुत ही ये व्यापक एक टर्म है, व्यापक एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्मिनोलॉजी है। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म। देखिए इवैल्यूएशन करते हैं, आपको पता होगा ना, जब आप इवैल्यूएशन करते हैं स्कूल में, जब पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो जाता है, जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान भी और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होने के अंत में, उसके बाद भी हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन चलता रहता है ना। जैसे में हम एग्जामिनेशन लेते हैं, एग्जामिनेशन एक छोटा सा पार्ट है। कभी कभी बच्चों को प्रोजेक्ट देते हैं, कभी कभी वाइवा करते हैं, उसके बाद जो हमें अंक प्रदान किया यानी कि हमें जो संख्या मिली, उसके आधार पर हम उसका इवैल्यूएशन करते हैं। तो इवैल्यूएशन क्या है, मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन जो मापन से, मापन मेजरमेंट जब हमने कर लिया तो हमें कुछ परिणाम प्राप्त होते हैं। परिणाम प्राप्त होना यानी कि रिजल्ट्स मिलता है ना, कि मैंने ज्ञान प्रकाश जी को 10 नंबर दे दिया, खुशी को 11 दिया, किरण को मैंने हो सकता है बीएड में सब बच्चे कर रहे हैं और मैंने खुशी को 9 नंबर दे दिया और मैंने प्रियांशी को 12 नंबर दे दिया। तो ये सभी क्या है, आपके परिणाम है, आपके रिजल्ट्स हैं, है ना। तो अब रिजल्ट्स का हम देखेंगे, जब मेरे पास सारा रिजल्ट आ गया है तब हम देखेंगे, अब हम निर्णय लेंगे, हम जजमेंट लेंगे। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है निर्णय लेना, यानी कि जजमेंट। और जजमेंट किस चीज के बारे में लेते हैं? अबाउट द डिजायरेबिलिटी और वर्दीनेस ऑफ द रिजल्ट्स। हम परिणामों के आधार पर ये देखते हैं, जो प्राप्त परिणाम है उनके आधार पर हम ये देखते हैं, ये निर्णय लेते हैं कि वो जो परिणाम है वो कितने वांछनीय है, कितने वांछनीय है, डिजायरेबल है, कितना उसकी कीमत है, वर्थ होना, वर्थफुल होना, वर्थ है उसका, कितने वांछनीयता है, यानी कि वो कितना किस है ना, वो वांछनीय। देखिए वर्थ मतलब क्या होता है, जब आप कहते हैं ना कि सोने का वर्थ ज्यादा है कि डायमंड का, बताइए एक एग्जाम्पल। वर्थ, हाँ वांछनीयता हम देखते हैं ना, तो वांछनीयता डायमंड का वर्थ ज्यादा है ना। तो हम यहाँ पर निर्णय लेते हैं। आइए आपका निर्णय है ज्ञान प्रकाश जी, हो सकता है मेरे लिए सोने का वर्थ ज्यादा होता है ना, कि किसी के लिए देखिए, किसी के लिए गुलहड़ का फूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए गुलाब का फूल। हाँ, तो ये आपका जजमेंट है, यहाँ पे जजमेंट होता है। मतलब एक, मैं आपका ही नहीं कह रही हूँ, इवैल्यूएशन के जो प्राप्त रिजल्ट हैं, परिणाम जो आपके रिजल्ट्स मिलते हैं, उनके आधार पर हम कुछ निर्णय लेते हैं, और निर्णय लेते हैं कि कितने वांछनीय है ना, कितना वांछनीय है, वांछनीयता है। तो यही आपका क्या होता है, इवैल्यूएशन होता है। बात समझ में आई? तो देखिए हम अब इवैल्यूएशन क्या होता है, एक बहुत ही वृहद है, आप नेक्स्ट पीपीटी में देखेंगे। एक वृहद प्रक्रिया है, ये ओवरऑल प्रक्रिया है जो कहाँ से शुरू होती है। ये जो इवैल्यूएशन का प्रोसेस है, एक वृहद प्रक्रिया है और ये शुरू से ही चलती रहती है। मतलब पूरा टीचिंग लर्निंग जब होता है, शिक्षण होता है, अधिगम होता है, उसके दौरान ये चलती रहती है। ये शुरू कहाँ से होती है, किसके निर्माण से? आजकल इसको, ये पुरानी किताबें एसपी गुप्ता जी की है, ये एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। जब आप कोई टीचिंग प्रोग्राम शुरू करते हैं ना, जैसे क्लास 7th
में बच्चा गया, तो कुछ क्लास 7th में जैसे ही बच्चा जाएगा तो क्लास 7th के कुछ शिक्षण उद्देश्य होंगे, है ना, कुछ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि क्लास 7th के अंत में बच्चा इन ऑब्जेक्टिव्स को, इन उद्देश्यों को प्राप्त कर सकेगा। आजकल इसको लर्निंग आउटकम्स कह रहे हैं, ये याद रखिएगा। लर्निंग आउटकम्स और एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, पर आज हो सकता है ये क्योंकि चीजें बदल रही हैं तो लर्निंग आउटकम्स का आजकल सब जो अधिगम के परिणाम या अधिगम के प्रतिफल, इसको हिंदी में कहते हैं अधिगम के प्रतिफल। तो शुरू में हम क्या करते हैं, कोई भी शिक्षण उद्देश्य हमने, मान लीजिए हमने ये शिक्षण उद्देश्य हमने बनाया। जब मैं टीचिंग शुरू कर रही हूँ तो मैंने शुरू में टीचिंग शुरू करने से सबसे पहले हम क्या करते हैं, शिक्षण उद्देश्य बनाते हैं। तो इवैल्यूएशन की जो प्रक्रिया है वो यहीं से शुरू हो जाती है। ये जो प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन है, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, ट्राइपोलर प्रोसेस, इवैल्यूएशन एक ट्रायंगल प्रोसेस है, ये आपका आया हुआ है। तो मैम एनसीईआरटी ने दिया था क्या? ये दवे का है, ये दवे का है, एक दवे थे, उन्होंने ही ये दिया था, एसपी गुप्ता जी की बुक में है ये लेकिन जो लर्निंग आउटकम है, सीखने के प्रतिफल, ये इसके पूरे डॉक्यूमेंट्स एनसीईआरटी ने दिया है। तो आप ये भी क्वेश्चन, कुछ नई चीजें हो रही हैं उनके में ध्यान रखिए। जो लर्निंग आउटकम्स पूरा स्कूल एजुकेशन के लिए जो बनाया है वो एनसीईआरटी ने बनाया है, ठीक है। तो ये एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स हम कभी भी पढ़ाने जाते हैं, हो सकता है मैं मैथ्स की टीचर हूँ और मैं ये एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स, ये शिक्षण के उद्देश्य लेकर के क्लास में जा रही हूँ कि शिक्षण कार्य, जब मैं शिक्षण कार्य कर रही हूँ या मेरे क्लास में जो पूरी प्रक्रिया चल रही है शिक्षण की, उससे पहले मैंने ये उद्देश्य बनाया कि बच्चे कक्षा के अंत में जोड़ घटाने की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हल कर सकेंगे, है ना। जोड़ घटाने से संबंधित जो प्रश्न है उनको हल कर सकेंगे। तो ये मेरा शिक्षण उद्देश्य हो गया पहला, यहाँ पे देखिए। दूसरा, जब हम शिक्षण उद्देश्य को लेकर के क्लास में जा रहे हैं या बच्चों के पास जा रहे हैं तो वहां पे हम अधिगम क्रियाएं करेंगे, लर्निंग एक्टिविटीज। कुछ बच्चों से हम सवाल पूछेंगे, बच्चे उसका आंसर देंगे, या फिर हमने क्लास में कोई उनको कुछ करने को दे दिया, सवाल हल करने को दे दिया, या हमने क्लास में उनको कुछ टीचिंग लर्निंग मटेरियल दिखाया, कुछ हमने उनको क्या किया, एक चार्ट लेकर के गए, उसके द्वारा पढ़ाया, और हमने कुछ डिस्कशन किया, बच्चों को जो नहीं आ रहा उसने पूछा। तो ये पूरी प्रोसेस क्या हो गई, आपकी अधिगम क्रिया हो गई, ठीक है। ये दूसरा, ये जो ट्रायंगल है उसका दूसरा कोना ये है, अधिगम क्रिया है। और बाद में हम देखते हैं, जब ये पूरा हो जाता है तो हम इसमें देखते हैं कि अंत में हम देखते हैं कि वो उद्देश्य कितने प्राप्त हुए, और वो हम कैसे देखेंगे, बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन को नाप करके। तो ये थोड़ा सा क्लासिकल है, ये थोड़ा पुराना है, पर फिर भी यूपी टेट में आया है, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि मतलब बिहेवियरल चेंजेस हम देखेंगे। हमने उनको टेस्ट दिया और टेस्ट में हमने देखा कि बच्चा प्लस माइनस के 100 में से 60 ही बच्चे प्लस माइनस को कर पाए। तो हमने देखा किस हद तक, किस सीमा तक ये शिक्षण उद्देश्य प्राप्त हो चुके हैं और कहाँ पे कमी आ रही है। हो सकता है बच्चों ने प्लस वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हो, माइनस वाले नहीं सॉल्व कर पाए हो, है ना। तो फिर से देखिए, ये पूरी चक्रीय प्रक्रिया है। तो फिर से हम क्या करेंगे, उन जाएंगे क्लास में और उनको फिर से, अब मेरा नेक्स्ट शिक्षण उद्देश्य ये होगा कि मुझे माइनस के प्रॉब्लम, जो माइनस है, घटाने की जो प्रश्न है वो बच्चों को हल कराना है। तो इस तरह से ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, ठीक है। बिहेवियरल चेंजेस यानी व्यवहार परिवर्तन होना, यानी कि हम उनको एक क्वेश्चनियर देंगे, कुछ उनका वाइवा करेंगे, तब हम देखेंगे कि जो हमने पढ़ाया उसकी वजह से बच्चे के उस गुण में कुछ बढ़ोतरी हुई है, उसको वो चीज आ पाया है ना। ये होता है आपका व्यवहार में परिवर्तन। तो ये आप लोगों को क्लियर है ज्ञान प्रकाश? और जी मैम जी, हाँ, ये आपको समझ में आ गया। देखिए, इसका तो ये एक्चुअली में ये बहुत वो है, आपकी किताबों में हर जगह दिया हुआ है, यूपी टेट में भी आया हुआ है। नहीं तो थोड़ा सा इसको और हम क्या करते हैं, इसमें कुछ चीजें और भी जोड़ देते हैं। तो
उसका मैं आपको एक पीपीटी भी बना के अब नेक्स्ट क्लास में भेज दूंगी। तो देखिए यहाँ मूल्यांकन की जो डेफिनेशन है, यह वांछित सीखने के परिणामों, सीखने के, यहाँ लर्निंग आउटकम्स, यहाँ जो ऑब्जेक्टिव्स लिखा था वहां पे यही है कि सीखने के परिणामों की पहचान से शुरू होता है। यानी कि हम सबसे पहले तो सीखने के परिणाम यानी लर्निंग आउटकम्स यानी कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करते हैं, उनको निर्धारित करते हैं, और उसके बाद लास्ट में क्या होता है, इस निर्णय हमने यहाँ पे मूल्यांकन में एक चीज याद रखिएगा कि जहां मूल्यांकन है वहां वैल्यू जजमेंट है, यानी कि वैल्यू हम उसका मूल्य निर्धारण करते हैं, उसके मूल्य के बारे में हम निर्णय लेते हैं। ठीक है, तो इस निर्णय के साथ समाप्त होता है कि सीखने के परिणाम किस हद तक प्राप्त हुए, किस सीमा तक सीखने के परिणाम प्राप्त हुए हैं। ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है, ये आपका मूल्यांकन कहलाता है। जैसे कि आपका कोई है ना, जैसे मूल्यांकन कर देना, किसी चीज के बारे में बता देना कि अरे इसकी कीमत क्या है ना, इसकी वैल्यू क्या है, तो वो हो जाता है उस चीज का मूल्यांकन। उसी तरह से हम शिक्षा में मूल्यांकन करते हैं, बहुत सारे इसके और भी है ना, जो है हम ये देखते हैं कि सीखने के परिणाम यानी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यानी कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स किस सीमा तक, अप टू व्हाट एक्सटेंट द लर्निंग आउटकम्स हैव बीन अचीव्ड एट द एंड ऑफ द लेसन, ये है ना, ये हम देखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए मूल्यांकन क्यों जरूरी है, मूल्यांकन क्यों जरूरी है। देखिए मूल्यांकन इसलिए जरूरी है कि हमें देखना है, जब हमने इतना बड़ा शैक्षिक कार्यक्रम हम कर रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, पूरी क्लास चला रहे हैं, इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हमें ये जानना जरूरी है कि जो हमने शैक्षिक कार्यक्रम चलाया है, जो एजुकेशनल प्रोग्राम हमने चलाया है, वो किस सीमा तक प्रभावी है, प्रभावशाली रहा कि नहीं प्रभावशाली रहा, है ना। हमें देखना है कि जो, फिर हमें ये भी देखना है कि जो टेक्स्ट बुक्स हम यूज कर रहे हैं, जो क्लास में हम किताबें यूज कर रहे हैं, वो बच्चों के लिए यूजफुल है कि नहीं, वो बच्चों को उससे समझ में आ रहा है कि नहीं, ये भी इवैल्यूएशन का एक काम है। जब हम मूल्यांकन नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि किताबें जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो प्रभावशाली है। इफेक्टिवनेस ऑफ द लर्निंग मटेरियल्स, जो हमने उनको लर्निंग मटेरियल्स दिया है क्लास में, जो हमने उनको अधिगम का जो हमने सामग्री दी है, हमने एविएट्स, अगर कोई चार्ट, कोई प्रोजेक्ट, कोई एक मॉडल हमने यूज किया है, तो वो प्रभावशाली रहा कि नहीं प्रभावशाली रहा। बच्चों को कहाँ पे समस्या आ रही है, लर्निंग डिफिकल्टीज, है ना, कहाँ बच्चों को आ रही है समस्या, ये। उसके अलावा जो हमने टीचिंग मेथड्स, हम जो टीचिंग मेथड्स का क्लास रह गया है, तो नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग शुरू करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि टीचिंग मेथड्स के बारे में भी आप पढ़ लें। तो अभी हम इवैल्यूएशन में ये भी देखेंगे कि शिक्षण विधियां किस सीमा तक प्रभाव हो सकता है। क्लास में जो टीचर गया उसने इंक्वायरी मेथड से पढ़ाया हो, खोज विधि से पढ़ाया हो, तो देखना पड़ेगा कि खोज विधि प्रभावशाली रही कि नहीं। हो सकता है टीचर जब क्लास में गया हो उसने डायलॉग मेथड से पढ़ाया हो, यानी बातचीत के माध्यम से पढ़ाया हो, संवाद के माध्यम से पढ़ाया, तो वो संवाद कितना प्रभावशाली रहा। हो सकता है प्रोजेक्ट विधि से पढ़ाया हो, प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ाया हो, है ना, तो वो प्रोजेक्ट मेथड वहां पे उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए प्रभावशाली रहा कि नहीं। ये सभी चीजें हम इवैल्यूएशन के ये सभी फायदे हैं। देखिए एक बहुत ही ट्रेडिशनल अप्रोच है, ये ध्यान रखिएगा कि जब हम इवैल्यूएशन करते हैं तो हम बच्चों को क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स को, इवैल्यूएशन करते हैं ना, अक्सर बच्चे फेल हो जाते हैं, होते हैं। हाँ, तो हम देखिए इवैल्यूएशन का क्या होता है, ये एक कमी है हमारे एजुकेशन सिस्टम में कि हम जब मूल्यांकन करते हैं, बच्चों के गुणों का मूल्यांकन करते हैं, तो हम बच्चों को पास और फेल कर देते हैं, जबकि ये गलत है। मूल्यांकन में अगर बहुत सारे बच्चे फेल हो रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम की कमी है। तो आप वो देखना है कि एजुकेशन सिस्टम कहाँ गड़बड़ हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है ना। तो ये इवैल्यूएशन का मतलब ये नहीं है कि आप बच्चों की क्षमता को कम आंकें, है ना। तो ये एजुकेशन के और सारे ये सब भी बहुत सारे पर्पस हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। देखिए ये आपका शैक्षिक और मापन और मूल्यांकन में जो डिफरेंस है, मुझे लगता है सभी बच्चे हिंदी मीडियम है, तो मैं एक मिनट
इसको बता देती हूँ आपको कि देखिए मापन का जो हमने डेफिनेशन पढ़ा कि मापन कुछ विशिष्ट नियमों के अनुसार विद्यार्थियों के गुणों को संख्या प्रदान करना, यानी कोई विद्यार्थी का एक गुण है, उसकी रुचि है, उसकी कोई क्षमता है, उसका उसका उसकी कोई है ना, और मान लीजिए बच्चे का स्पीच है, स्पीच मतलब कि बच्चा कैसा बोल रहा है, या फिर हम कहते हैं बच्चे की अभिवृत्ति, एप्टीट्यूड, बच्चे का इंटेलिजेंस, आईक्यू मेजरमेंट जो करते हैं, तो आईक्यू हमने उनको केवल गुणों को संख्या प्रदान कर दिया, यानी मैंने बोल दिया कि बच्चे का आईक्यू 110 है, तो ये क्या हो गया आपका, मापन हुआ कि मूल्यांकन? बताइए। मापन। मापन, हाँ। प्रांजन, अगर हमने बच्चे को के आईक्यू को 110 नंबर दिया है तो ये क्या हो जाएगा, बोलो? मापन हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये आपका मापन हो गया। पर जब मैंने बोला कि 110 आईक्यू का मतलब कि बच्चा कौन सी कैटेगरी का है? सामान्य। हाँ, सामान्य कैटेगरी का। जब मैंने बोला कि बच्चे का जो हाँ, बच्चे का जो इंटेलिजेंस है, हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो मैंने अगर बोल दिया, हाँ, जब मैंने उसके आधार पर मैंने जजमेंट ले लिया, मैंने निर्णय ले लिया कि क्या है कि बच्चे का आईक्यू एक सामान्य आईक्यू है ना। हालांकि देखो ये इस तरह का जजमेंट बहुत सही नहीं होता है, लेकिन हाँ, इस तरह का जजमेंट इसलिए सही होता है कि हम किस तरह से बच्चे को और भी चीजों में, हो सकता है बच्चे का आईक्यू कम हो पर बच्चा किसी और एबिलिटी में ज्यादा हो सकता है बच्चा ड्राइंग में बहुत ज्यादा अच्छा हो, है ना। तो इस तरह से मापन देखता है, जो मूल्यांकन है वो ये देखता है कि बच्चे के भी देखिए विभिन्न गुण है, हर गुण ज्यादा नहीं हो सकता या हर गुण कम नहीं हो सकता, तो कौन सा गुण बच्चे का अच्छा है, तो उस ऊपर डिपेंड करता है ना कि बच्चा कैसा है। एक ही क्षेत्र को नहीं मापन है तो किसी एक ही क्षेत्र का आप कर सकते हैं, जैसे क्लास में है तो पढ़ाई का है, लेकिन अगर बाहर वो खेल कूद में अच्छा है या फिर सिंगिंग में अच्छा है तो वो पूरा मूल्यांकन उसका मतलब पूरे व्यवहार को देखते हुए हम तय करेंगे कि इसका मूल्यांकन कैसे किया जाए। हाँ, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, हम लोग मूल्यांकन करते इसीलिए फेल हो जाता है ना मैम। हाँ, देखिए ये जो ये पेपर एंड पेंसिल टेस्ट है, ये तो जो होता है जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन दे दिए और आंसर पूछ रहे हैं, ये तो बहुत ही मतलब ये इस आधार पे बच्चे की प्रतिभा को नापना ये बिल्कुल भी सही नहीं है ना। और अगर ऐसा हो रहा है और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वो नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं पूरा एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन सिस्टम में एक डिफॉल्ट प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, है ना। तो ये अब ये याद रखिए कि जो ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है कि शैक्षिक मापन केवल संख्यात्मक होता है, क्वांटिटेटिव होता है, जबकि शैक्षिक मूल्यांकन, एजुकेशनल इवैल्यूएशन, ये क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक ये दोनों होता है, ठीक है। तो इतना मुझे, हाँ, एक स्कोप लास्ट में देख लीजिए इसका कि ये जो मापन होता है वो सीमित होता है, नैरो होता है, और जबकि जो मूल्यांकन होता है वो कॉम्प्रिहेंसिव होता है, वो विस्तृत होता है, ठीक है। अब मापन और मूल्यांकन से संबंधित एक प्रश्न, इसका आंसर बताइए आप लोग, पढ़ करके देखिए। बताइए आप लोग, इसका प्रथमेश। बी ऑप्शन सही है मैम, बी ऑप्शन, हाँ, हाँ, बी सही है। मेजरमेंट, मापन आपका क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है, जबकि अगर हम यहाँ पे इवैल्यूएशन कर दें, मूल्यांकन कर दें, तो मूल्यांकन क्या हो जाएगा यहाँ पे? मेरी आवाज आ रही है आपको? क्वालिटेटिव हो जाएगा मैम, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों, ए और बी। हाँ, बिल्कुल, कि वो क्वांटिटेटिव भी होता है और क्वालिटेटिव भी होता है, दोनों होता है। देखो एक वर्ड आजकल और आ रहा है, असेसमेंट, एक शब्द और आ रहा है, उसके बारे में भी मैं डिस्कशन आपको बता देती हूँ। तो देखिए एक ये क्वेश्चन आपका आया है यूपी टेक 2018 में, ये क्वेश्चन आपका आया है, इवैल्यूएशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इट फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टोटल सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड इज इंटीमेटली रिलेटेड टू द एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यानी कि इवैल्यूएशन होगा
तभी पता चलेगा आपको कि उसका संबंध बहुत ज्यादा है शैक्षिक उद्देश्यों से। शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त हुए हैं, किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं, ये तो ये किसने कहा है ये स्टेटमेंट? ये कहा किसने कहा है? ये कोठारी आयोग ने कहा है, कोठारी कमीशन का ये स्टेटमेंट है। ठीक है, ये यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है वैसे, है ना। अभी क्या हो गया, एनईपी 2020 जब से आ गया है तो एनईपी 2020 का ही ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ये जो न्यू गवर्नमेंट है उनके ही समय में एनईपी 2020 आ रहा है। तो देखिएगा एनईपी 2020 के कुछ मेन स्टेटमेंट्स आप पढ़ लीजिएगा, या फिर अगली नेक्स्ट क्लासेस होंगी तो उसमें भी हम एनईपी 2020 को थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। देखिए अब ये असेसमेंट आ गया आपका। असेसमेंट यानी आकलन। आकलन क्या है? कोई अगर ट्राई करना चाहे, बताना चाहे। बोलिए सोनल, प्रांजन, कलेक्शन इंफॉर्मेशन अबाउट लर्निंग। हाँ बिल्कुल सही। देखिए क्या होता है ना कि मेजरमेंट आजकल जो इस समय क्या हो गया ना, कुछ वो वैसे भी हो गए हैं, कुछ ऐसे रिसर्चर्स हैं जो ये कहते हैं कि हम बच्चे को अंक क्यों प्रदान करें, कि हर चीज में हम बच्चे को अंक क्यों प्रदान करें। तो बच्चे को अंक प्रदान करना यानी कि उनको नंबर्स देना, ग्रेड्स देना, ऐसा आजकल होता है ना कि क्लास 5th के बच्चों को तक ग्रेडिंग वो कर देते हैं, उनको मार्क्स ही नहीं देते हैं, सारे बच्चे पास है, मार्क्स ही नहीं देंगे हम उनको। तो क्या होता है, असेसमेंट जब हम करते हैं तो अलोंग विद द मेजरमेंट, यानी कि आपने कुछ चीजों में उनको नंबर दे दिया, पर उसके साथ साथ हम उनको प्रोजेक्ट भी देंगे, उनको पोर्टफोलियो भी देंगे, उनका पोर्टफोलियो भी विकसित करेंगे, उनको रूब्रिक्स भी देंगे। ये सब नए नए वर्ड है, शायद आपने पता नहीं सुने कि नहीं। तो इस तरह से उनका रेटिंग भी करेंगे, उनका ऑब्जर्वेशन करेंगे कि बच्चा क्लास में कैसा बोल रहा है ना। तो ये सभी चीजें मिला करके उसको असेसमेंट हो जाता है, कि यानी कि डिफरेंट सोर्सेज से उनको जो डेटा जो हमारा डेटा कलेक्शन, हम उनकी परफॉर्मेंस के बारे में, अच्छा हम जो परफॉर्मेंस के बारे में उनकी बात कर रहे हैं, हम एक जो बच्चा है, एक छात्र है, उसका जो प्रदर्शन कैसा है उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो केवल नंबरों के आधार पर बात नहीं करेंगे, है ना। हम देखेंगे कि वो नंबर के अलावा भी हम कुछ ऐसा रिपोर्ट बनाएंगे, है ना। हम उनको जैसे कि मैंने एक बार देखा था, मैं आपको बताऊं कि कुछ बच्चे बोल नहीं पाते थे या बहुत ही छोटे बच्चे थे, तो उनसे बनवाया गया स्माइली, जो आप व्हाट्सएप पे स्माइलीज यूज करते हैं ना, तो किसी बच्चे ने हैप्पी का स्माइली बनाया, किसी ने सैड का बनाया। तो उनको मतलब जरूरी नहीं है कि बच्चे का परफॉर्मेंस हम केवल उसकी बौद्धिक क्षमताओं को नंबरों के अंक में ही हम प्राप्त करें, बल्कि हम उनका जो है इमोशंस, वो क्या फील कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे डिफरेंट सोर्सेस से हम डेटा कलेक्शन करते हैं, केवल ये नहीं कि हम उनका टेस्ट ले लें, हम और भी ऑब्जर्वेशन करते हैं, कभी कभी उनका इंटरव्यू करते हैं, कभी कभी हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं, और तब हम जा करके डेटा कलेक्शन करते हैं। तो ये असेसमेंट, ये जो है मेजरमेंट के अलावा भी जो डेटा कलेक्शन के और भी साधन है और भी टूल्स हैं फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, जब हम डेटा कलेक्शन करते हैं तो वो हो जाता है आपका असेसमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन भी शायद आया हुआ है, तभी मैंने इसको लिखा हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए 4th क्वेश्चन, मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या है? इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वैल्यू जजमेंट बेस्ड ऑन एविडेंस। हाँ, प्रमाणों के आधार पर मूल्य निर्धारण करना। मेकिंग वैल्यू जजमेंट बेस्ड ऑन एविडेंस इज द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन। ठीक है, अब देखिए लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। ये क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन तब भी आप देख लीजिए, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता। तो एक शॉर्ट में आपको बता दे रही हूँ कि ये 4 स्तर है मापन के। ये मापन के 4 स्तर हैं। हाँ, 4 levels of measurement Kritika. तो 4th level of the lowest level of measurement is which is the lowest level? हाँ,
नॉमिनल लेवल जो सबसे निम्न स्तर का मापन है, मापन का आपके 4 स्तर है। नॉमिनल लेवल जो है सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट है, नामित स्तर का मापन सबसे निम्न स्तर का मापन है, उसके बाद ऑर्डिनल लेवल क्रमित स्तर, उसके बाद इंटर लेवल अंतराल स्तर, रेशियो लेवल अनुपातिक स्तर। देखिए इसको भी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए कि ये कैसे, ये जो है देखिए नॉमिनल लेवल जो है सबसे निचले स्तर का मापन है, जहां पर हमने क्या किया, केवल नामकरण करते हैं, केवल लेबलिंग करते हैं। जैसे आपकी क्लास में मान लीजिए आप यू आर अ टीचर, आप क्लास में हैं एंड इन योर क्लास देयर वर 40 मेल स्टूडेंट्स, 40 बॉयज एंड 40 गर्ल्स। तो हमने ये यहाँ पे नॉमिनल लेवल का मेजरमेंट क्या होगा बताइए? नॉमिनल लेवल का मेजरमेंट यहाँ पे क्या होगा? नामित स्तर का मापन यहाँ पे क्या होगा? प्रियांशी? बॉय गर्ल्स हो जाएगा ना मैम, जेंडर के आधार पर। हाँ, तो हमने जो मेजरमेंट हमने बहुत सारे बहुत, जब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब बहुत बड़ा डेटा गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, जैसे देखिए सेंसस का डेटा गवर्नमेंट कलेक्ट करिए, तो उसमें गवर्नमेंट कहेगी कि रूरल अर्बन यानी ग्रामीण क्षेत्र में के लोग उसको बांट देगी और शहरी क्षेत्र के लोग रूरल और अर्बन में उसको बांट देगी, ठीक है। और जैसे जो बड़े बड़े सर्वे होते हैं, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, बहुत बड़ा सर्वे है, उसमें कई लाख स्टूडेंट्स का, 21-22 लाख स्टूडेंट्स का अचीवमेंट सर्वे, तो उसमें जो रिजल्ट निकलता है वो उसमें यही निकलता है कि बॉय, जैसे आप देखिए सीबीएसई का रिजल्ट निकलता है, जब आपका बोर्ड का रिजल्ट निकलता है तो उसमें ये कहा जाता है ना कि इस बार लड़कियों का परफॉर्मेंस लड़कों के परफॉर्मेंस से अच्छा रहा, तो 64% या फिर 92% लड़कियां पास हुई, जबकि 80% लड़के पास हुए। तो ये क्या है, यहाँ पे नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट है कि लड़के और लड़की में पहले तो डिवाइड कर रहे हैं, फिर उसके बाद वो है ना वो। तो अब देखिए इसके अलावा तो मैं आपको ये बता रही हूँ कहाँ कहाँ पे यूज होता है। जैसे हमने कह दिया आजकल लिटरेसी रेट, तो हम लिटरेसी रेट बताते हैं, साक्षरता दर क्या है, तो हम ये कहते हैं इतने परसेंटेज राजस्थान में इतने परसेंट लड़कियां पढ़ी लिखी हैं और इतने परसेंट लड़के पढ़े हुए हैं। तो ये आपका क्या है, आपका नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट है, ठीक है। इसी तरह से सब्जेक्ट्स के बारे में, जब हम सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश मैथ्स में बांट देते हैं और हम कहते हैं अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, हमने इस तरह से बांट दिया, तो केवल नामकरण कर दिया है, इसमें कोई क्रम नहीं है, इसमें कोई रैंकिंग नहीं है, कोई सीरियल ऑर्डर नहीं है। तो ये क्या है आपका नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। अब इसके बाद देखिए नॉमिनल लेवल इज द लोएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट, आफ्टर दैट उसके बाद क्या आता है, ऑर्डिनल लेवल। तो ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट क्या है? अगर मैंने कह दिया क्लास में फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, तो ये क्या है, हमने रैंक ऑर्डर कर दिया है, हमने कुछ वस्तुओं को, कुछ व्यक्तियों को, कुछ हमने क्या किया, कुछ है ना, कुछ हमने क्या किया कि एक सीरियल ऑर्डर में लगा दिया है। सीरियल ऑर्डर में लगा देना उसको कहते हैं क्रमित स्तर। तो जैसे हमने सामाजिक आर्थिक स्तर लिया, हमने बोला कि हम देखते हैं कि जैसे इस क्षेत्र में हम बच्चों का सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर देख रहे हैं, कोई एक जगह हमने स्कूल में हम गए और वहां पे हमने डेटा कलेक्शन किया, तो हमने बोला यहाँ पे सामाजिक आर्थिक स्तर बच्चों का मध्यम है। और एक दूसरे क्षेत्र में गए तो हमने बोला कि वहां पे जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है उस एरिया में वो बच्चों का हाई है ना। तो फिर इस तरह से हमने उनको केवल रैंक ऑर्डर किया है, हमने उनकी जो गुणों को, हमने उनकी जो एट्रीब्यूट्स है उसको, उसके आधार पर उन वस्तुओं को, उन व्यक्तियों को, यानी कि उन ऑब्जेक्ट्स को या फिर उन इंडिविजुअल्स को, उन स्टूडेंट्स को हमने रैंक ऑर्डर किया है। पर यहाँ पे क्या नहीं होता है, ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजर में क्या एब्सेंट होता है, यहाँ पर ये नहीं पता होता कि जो है वहां इक्वल इंटरवल्स यहाँ पे नहीं होते, यानी कि कितना अंतर है, पहले और दूसरे रैंक में कितना अंतर है, और कितना कम और ज्यादा है वो नहीं पता रहता, वो नहीं पता होता। मतलब कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द
rank, what is the difference between the performance of rank 1 student, rank 2 student और rank 3 student, जो उनको फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, इनकी परफॉर्मेंस में कितना अंतर है, ये हमें नहीं पता। हमने कह दिया, कह देते थे ना पहले जमाने में, लोग कहते थे कि हम सेकंड डिवीजन पास हुए थे, हम फर्स्ट डिवीजन पास हुए थे। फर्स्ट डिवीजन पास हुए तो एक 80% पाने वाला बच्चा भी फर्स्ट डिवीजन है, और एक सेकंड 60% पाने वाला बच्चा भी फर्स्ट डिवीजन है। पर हमने अगर फर्स्ट डिवीजन कह दिया तो हमें पता नहीं कि वो फर्स्ट डिवीजन वो कितने नंबर से वो हाई रैंक पे पहुंचा है ना। बात समझ में आ गई आपको? तो उनके जो रैंक ऑर्डर हमने कर दिया, केवल उनकी हमने रैंकिंग कर दी, उनको केवल एक ऑर्डर में लगा दिया, पर हमें ये नहीं मालूम है कि उनके परफॉर्मेंस में जो एग्जैक्ट कितना अंतराल है, कितना डिफरेंस है, क्या इंटरवल है, वो हमें नहीं पता। अब जब हम इंटरवल स्केल में आते हैं, देखिए हमको भी समझने में, मुझे भी बहुत समय लग गया था, ये इक्वल इंटरवल होता क्या है। अब शायद यूट्यूब के टाइम में आप लोग को जल्दी समझ में आ जाता है। देखिए क्या है कि यहाँ पर इंटरवल स्केल में प्रेजेंस ऑफ इक्वल इंटरवल्स होते हैं, इक्वल इंटरवल स्केल यहाँ पे आ जाता है, या फिर यहाँ पे जो मेजरमेंट हम स्केल से करते हैं ना, वो आपका इक्वल इंटरवल, हालांकि वो तो रेशियो लेवल का होता है जो आप स्केल से करते हैं, पर यहाँ पे स्केल आ जाता है, यानी कि यहाँ पे इक्वल इंटरवल्स आ जाते हैं, यानी कि एक समान अंतराल आ जाता है। आप में से कोई बताना चाहेगा कि ये इक्वल इंटरवल्स का मतलब क्या है? एनी वन ऑफ यू? कृतिका, डू वांट टू अटेम्प्ट? या फिर इक्वल इंटरवल का मतलब ये है कि जैसे हमने किसी को बीच में चुन लिया तो उसके इधर भी लेफ्ट में भी उतने लोग, राइट में भी उतने लोग। अच्छा, और कुछ? सोनल तुम बताओ। बताइए, सोनल या फिर प्रांजन, प्रथमेश, कृतिका? जी मैम। बताइए। जी मैम, इक्वल इंटरवल लेवल होता है, ऑर्डर डाटा होता है मैम। जैसे मैंने हर 2 घंटे बाद खाना खाया तो मैम ये इंटरवल लेवल होगा। हम घड़ी देख के, अगर मैं कोई भी काम रेगुलर इंटरवल्स पे कर रहा हूँ तो वो मुझे लगता है। हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप लोगों का सही है। देखिए क्या होता है कि यहाँ पर इक्वल इंटरवल बना दिया गया था। जो इंटरवल लेवल होता है यहाँ पे कोई स्केल नहीं होती, मतलब फिजिकल जो मेजरमेंट है वहां तो आप समझ ले रहे हैं। ये आप जो बता रहे हैं प्रथमेश, ये फिजिकल इंटरवल है। समय क्या है? एक भौतिक गुण है कि नहीं? पर आपके क्या जो जब हम एक साइकोलॉजिकल मेजरमेंट करते हैं, जब हम एक शैक्षिक मापन करते हैं, तो वहां पे क्या कोई स्केल होती है? नो मैम, वो तो क्वालिटेटिव है। स्केल नहीं होती, पर ये हम मान लेते हैं। हम एक स्केल डेवलप करते हैं, ये जब आप थोड़ा हायर उसमें जाएंगे, एमएड वगैरह में जाएंगे तब पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे जो ये मतलब होता है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती हूँ। समान अंतराल का होना कि मतलब दो क्रमिक मानों के बीच का अंतर समान होता है। द डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन अ मेजरमेंट स्केल इज द सेम। यानी कि देखिए यहाँ पे जो अंतर 10 और 20 के बीच में होगा, वही अंतर 20 और 30 के बीच में होगा। ये होता है इक्वल इंटरवल। बात समझ में आई? जैसे आपने बोला कि जैसे कि जो अंतर 5 से 6 बजे के बीच में होगा, आपके टर्म्स में मैं प्रथमेश बता रही हूँ, जो आपने बताया उसका आंसर मैं आपको दे रही हूँ कि जो डिफरेंस 5 और 6 के बीच में होगा 1 घंटे का, वही अंतर 6 और 7 के बीच में होगा। 6 to 7 PM के बीच में जो डिफरेंस होगा, वही 5 to 6 PM के बीच में डिफरेंस होगा। ये आपको थोड़ा समझ में आया? तो हम ये मान लेते हैं, हाँ, ये हम मान लेते हैं कि अगर जो बच्चा 4 नंबर पा रहा है ना, 3 और 4 के बीच में जो डिफरेंस है, वही 2 और 3 के बीच में डिफरेंस है। इसी को इक्वल इंटरवल कहते हैं। आप जब स्केल में देखिए तो स्केल में इक्वल इंटरवल, हर जो लाइन खींची होती है ना, बड़ी बड़ी और छोटी छोटी, 1 सेंटीमीटर की लाइन, इंच की लाइन, वो देखिए उनके बीच में एक बराबर का एक अंतराल होता है, बराबर का गैप होता है, यही इक्वल इंटरवल होता है।
बात समझ में आ गई? तो इन नंबरों को, यानी कि जो अंतर ए स्टूडेंट ए हैज गेन 10 मार्क्स, उसको 10 नंबर मिले हैं, स्टूडेंट बी को 30 नंबर मिले हैं और स्टूडेंट सी को 50 नंबर मिले हैं। तो बताइए स्टूडेंट सी को बी से कितना ज्यादा मिला है? 20 मार्क्स। 20 नंबर ज्यादा मिले हैं ना। यही चीज आप ऑर्डिनल में बता सकते हैं, कितने नंबर ज्यादा मिले थे? ऑर्डिनल में क्या ये बता सकते? डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन को सेकंड डिवीजन से कितने ज्यादा मिले, सेकंड को थर्ड नहीं बता सकते ना। तो हम एक इक्वल इंटरवल स्केल यहाँ पे डेवलप करते हैं, बनाते हैं। हालांकि ये ऐसा कोई स्केल होता नहीं है, पर हम जब आप नॉर्म्स पढ़ेंगे तो नॉर्म्स हम निर्धारित करते हैं और नॉर्म्स के आधार पर हम एक इक्वल इंटरवल स्केल बनाते हैं। तो उसके आधार पर हम बता सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो इंटरवल लेवल होता है यहाँ पर प्लस माइनस हम कर सकते हैं। देखिए आपने माइनस कर लिया ना तुरंत कि ना स्टूडेंट सी हैज गेन 20 मोर मार्क्स देन स्टूडेंट बी, यानी कि उनको सी को 20 नंबर ज्यादा मिले हैं बी से। तो यहाँ पर हम जोड़ और घटाना, यानी प्लस माइनस का साइन यहाँ इंटरवल स्केल पे में आ जाता है ना। हम दो डेटा को यहाँ पे प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये आपको क्लियर हो गया होगा इंटरवल स्केल। जी मैम। हाँ, ये बहुत ये जो होता है ना, ये जनरली ये टीचर्स को भी नहीं रहता है। ये तो टीचर्स को भी जनरली इस चीज की क्लैरिटी नहीं होती कि इंटरवल स्केल को इंटरवल क्यों कहा जाता है। तो ये इंटरवल लेवल का आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए रेशियो, यहाँ पर इंटरवल लेवल, जब इक्वल इंटरवल्स हम कह रहे हैं तो यहाँ पर इक्वल इंटरवल्स में यहाँ पे कोई ट्रू जीरो नहीं होता है। ट्रू जीरो का मतलब आप लोग वास्तविक शून्य, कोई एक वास्तविक शून्य नहीं होता। हाँ प्रथमेश, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं मैम, कोई बच्चा कुछ भी नहीं, मतलब वो एकदम नील है, ऐसा नहीं होता। हाँ, वेरी गुड। मतलब अगर बच्चे का नंबर 0 आया है किसी सब्जेक्ट में, हिंदी में, तो वो ऐसा नहीं है कि वो बच्चा हिंदी में कुछ भी नहीं जानता। उसने क्लास 6 तक की तो हिंदी पढ़ी है, या वो हिंदी बोल पा रहा है, या वो हिंदी के शब्द लिख पा रहा है, कुछ तो लिख पा रहा है। तो यहाँ जीरो ट्रू जीरो नहीं होता। यहाँ का जो जीरो होता है वो काल्पनिक शून्य होता है, यानी एब्स्ट्रैक्ट जीरो होता है इंटरवल लेवल पे। ठीक है, तो कृतिका, इज दैट क्लियर टू यू? आपको समझ में आ गया? एक सेकेंड, चलिए फिर आगे चलते हैं। फिर आपका यहाँ पे रेशियो लेवल में जो हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट है, जो सबसे उच्च स्तर का मापन है, ये हाईएस्ट लेवल इसलिए है कि उसमें बाकी जितने भी आपके लेवल्स ऑफ मेजरमेंट थे, ऑल दी 3 लेवल्स ऑफ मेजरमेंट, इसमें क्या था कि उसके सारे गुण इसमें है, ये हायरार्की में सबसे ऊपर है। और फिर इसके बाद इसमें क्या हो जाता है, ट्रू जीरो भी प्रेजेंस होता है। ट्रू जीरो मतलब जीरो मींस कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी कि यहाँ पे परम शून्य का मतलब कि अगर कोई चीज जीरो है तो इसका मतलब वो पूर्ण रूप से वो अस्तित्व विहीन होगा। यानी जीरो का मतलब कि यहाँ पे क्या होगा कि पूरी प्रॉपर्टी, अगर जीरो का मतलब कि कपड़ा है ही नहीं, अगर हम उस कपड़े का मेजरमेंट करें तो मतलब कपड़ा नहीं है ना, तो ये आपका हो जाएगा कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, अब फिर आता है आपका रेशियो लेवल। हाँ, जैसे हाइट है, वेट है, ये सब क्या है आपका फिजिकल, जो भी जितने भी भौतिक गुण है आपके, वो डिस्टेंस, वेट, हाइट, ये सभी आपके क्या है, ऊंचाई, वजन, दूरी, ये सब क्या है आपके, ये रेशियो लेवल ऑफ मेजरमेंट है। अब ये बताइए आईक्यू अगर हम कहें तो ये कौन से स्केल का मेजरमेंट है, कौन से किस मापन स्तर का है ये? आउट ऑफ ऑल दीज 4, which level of measurement is IQ scores? ऑर्डिनल है ना? क्या है? ऑर्डिनल, क्रमित। और कोई क्यों क्रमित है ये? हाँ,
नहीं मैम, ये इंटरवल लेवल का है। हाँ, देखिए क्या है ना, देखो इसमें थोड़ा सा आप सही कह रहे हैं। कुछ अगर अच्छी किताब, ये जो ज्ञान प्रकाश का सोचना है, कुछ और भी कुछ बुक्स है, उन्होंने कहा है कि वो कहते हैं कि ये जो एजुकेशनल शैक्षिक मापन है वो ऑर्डिनल के हैं। हालांकि अभी हम लोगों ने जो हिंदी की, ये इंटरवल में ही आएगा, आपका इंटरवल लेवल ऑफ मेजरमेंट में ही आएगा, क्योंकि इसमें जो हम है ना, ये इंटरवल में ही आएगा, क्योंकि हम इसमें जो एक डेटा निश्चित अंतराल होता है एक आईक्यू के बीच, एक आईक्यू, इसकी वजह से इंटरवल में आया क्या मैम? क्या है, ये ऑर्डिनल होगा। इसको फिर मैं क्लियर करती हूँ। मुझे तो लग रहा है ये इंटरवल लेवल है। इसको मैं और देखती हूँ। कुछ बोलना चाह रहा है, बोलिए प्रथमेश। एक मिनट, इंटरवल लेवल का है ये मेजरमेंट, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो इसमें इसलिए ये इंटरवल लेवल का है ज्ञान प्रकाश जी, क्योंकि इसमें हम 70, 80, 90, 100, 110 हम इस तरह से आईक्यू को प्राप्त करते हैं। जो 70 और 80 के बीच का डिस्टेंस है वही 80 और 90 के बीच का डिस्टेंस है। तो इसलिए इसको क्या करते हैं हम, इंटरवल लेवल। ज्यादातर अधिकतम मापन, जो अगर अधिकतम प्रकार के मापन एजुकेशनल और साइकोलॉजिकल मेजरमेंट में, शैक्षिक और जितने भी आपके मनोवैज्ञानिक मापन है, वो सभी आपके क्या हो जाते हैं, वो इंटरवल लेवल। इंटरवल, हाँ ठीक है। अब देखिए रैंकिंग किसमें होगी आपकी? रैंक होगा तो ऑर्डिनल में, वो क्रम में होगा, क्रमित में। हाँ बिल्कुल, रैंक होगी तो ये क्रमित मापन होगी, ठीक है। अब देखिए रोल नंबर अगर स्टूडेंट्स को दिया गया है, रोल नंबर, तो ये किस स्तर का मापन है? वो भी क्रमित। नॉमिनल। नॉमिनल क्यों? उनको वहां प्लेस किया गया उनके अल्फाबेट नेम के अकॉर्डिंग। हाँ हाँ, इसलिए कि उनको 1 के नाम से केवल जाना दे, उनको केवल नेमिंग कर दी गई है। तुम आप 1 है कहती है ना, मैम बुलाती रोल नंबर 41, रोल नंबर 30, तो उनका जो नामकरण कर दिया गया, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, ठीक है। तो इसलिए नेमिंग है, यहाँ पे नॉमिनल लेवल का मेजरमेंट है। थोड़ा आज की क्लास लंबी चलेगी, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे लग रहा है कैसे शुरू होगा। थोड़ा सा आप लोग 7 बजे तक बैठ सकते हैं? श्योर मैम। चलिए, तो ये ट्रू जीरो किस में नहीं होता है? इंटरवल। हाँ इंटरव्यू में नहीं होता है। ठीक है। अब देखिए आ जाता है फॉर्मेटिव एंड समेटिव, थोड़ा जल्दी करते हैं। फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन, देखिए 2 तरह का इवैल्यूएशन, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, जब जो इवैल्यूएशन क्या होता है, शिक्षण ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान जो इवैल्यूएशन होता है वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है, संरचनात्मक मूल्यांकन होता है, ठीक है। और जो संरचनात्मक मूल्यांकन होता है, ये छात्रों की प्रगति पर नजर करता है। इट मॉनिटर्स द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। वो देखता है कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, बच्चे कितना सीख रहे हैं, और क्या, जब बच्चों को कहाँ आइडेंटिफाइज द एरिया ऑफ डिफिकल्टी, यानी कि बच्चों को किन किन क्षेत्रों में जब वो पढ़ाई कर रहे हैं कहाँ पर उनको कठिनाई आ रही है, उनके स्टूडेंट्स डिफिकल्टी को आइडेंटिफाई करता है और कहाँ पे उनको सपोर्ट की जरूरत है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। अगर आप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कर रहे हैं तो उस दौरान ही फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। कोई एक एग्जाम्पल दे सकता है फॉर्मेटिव असेसमेंट का? आप लोग दे सकते हैं, बताइए। हम टीचर ने बच्चों से एक एक्टिविटी करवाई और उस एक्टिविटी में किस बच्चे ने कैसे पार्टिसिपेट किया, उस ऑब्जर्वेशन का
रिव्यू ले लिया, उस ऑब्जर्वेशन का, उस एक्टिविटी का ऑब्जर्वेशन ही फॉर्मेटिव असेसमेंट है। हाँ बिल्कुल। आप देखिए जब बच्चे कभी आपसे कुछ पूछते भी हैं, केवल क्लासरूम ऑब्जर्वेशन भी फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ना? हाँ क्लास के दौरान अगर बच्चे से कुछ पूछा जा रहा है तो वो फॉर्मेटिव ही होगा। हाँ वो फॉर्मेटिव होता है। जनरली लोग सोचते हैं कि यूनिट टेस्ट फॉर्मेटिव है, पर यूनिट टेस्ट फॉर्मेटिव नहीं है, वो कंटिन्यूअस समेटिव, कंटिन्यूअस समेटिव हो जाएगा। हाँ वो कंटिन्यूअस समेटिव इवैल्यूएशन है, बिल्कुल सही। और क्या होता है जब हमने उनको क्या किया, बीच में कभी कभी 1 मिनट का एक छोटा सा कुछ क्वेश्चन दे दिया, या फिर हमने उनका अवलोकन किया, या फिर हमने उनको कुछ गेम्स दे दिए, या हमने उनका पोर्टफोलियो तैयार कराया, या फिर हमने उनको क्लासरूम डिस्कशन या कक्षा चर्चा के दौरान यदि हमने उनसे कुछ पूछताछ की, कोई बातचीत की, तो वो भी फॉर्मेटिव असेसमेंट हो जाता है। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है उसका मेन फोकस होता है कि कैसे शिक्षण अधिगम के दौरान ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग हम कैसे लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। और जो ये शिक्षक होता है ना, इसमें केवल टीचर अपनी स्टूडेंट और टीचर दोनों मिल करके क्या करते हैं, लर्निंग को इम्प्रूव यानी अधिगम को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब समेटिव इवैल्यूएशन, योगात्मक मूल्यांकन। देखिए योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है, किसी कोर्स की पढ़ाई पूरी होने पर, यानी कि पूरा 7th क्लास पढ़ लिया, अब जब पढ़ाई पूरी हो गई है तो वो समेटिव इवैल्यूएशन है। ठीक है। अब इसका मकसद क्या होता है, ग्रेडिंग करना, या साल के जब पूरी साल पढ़ाया गया, अब अंत में वो देखते हैं कि छात्रों का प्रदर्शन कैसा है, या फिर और भी जो पर्पस होते हैं इवैल्यूएशन के जो हमने डिस्कस किया वो कैसा रहा, यानी कि पूरा शैक्षिक कार्यक्रम कैसा रहा, एजुकेशनल प्रोग्राम पूरा कैसा रहा, ये होता है समेटिव इवैल्यूएशन। तो समेटिव इवैल्यूएशन योगात्मक मूल्यांकन यह तय करता है कि क्या सीखने की प्रक्रिया पूरी हो गई है, और क्या सीखने की प्रक्रिया पूरी हो गई है तो क्या छात्र अगली क्लास या अगले लेवल पे जा सकेगा, ये आपका हो जाता है समेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, बात समझ आई। अब देखिए एक चीज और क्वेश्चन है, आप अगर सीटेट वगैरह दे रहे हैं तो वो तो यूपी टेट में नहीं आएगा, पर जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे की मैंने आपसे बात करी थी, तो नेशनल अचीवमेंट सर्वे प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो इंडिया में चल रहा है, तो हम लोगों ने भी उसमें काम किया हुआ है। तो वो आपका समेटिव इवैल्यूएशन, उन्होंने लिखा हुआ है उसमें कि ये एक समेटिव इवैल्यूएशन है ना। ये सीबीएसई या फिर सीटेट वगैरह में आपसे पूछ सकता है नेशनल अचीवमेंट सर्वे प्रोजेक्ट। आप लोगों में से किसी ने सुना है नेशनल अचीवमेंट सर्वे प्रोजेक्ट के बारे में? NAS। आवाज आ रही है मेरी? जी मैम। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो जो जब बच्चों को क्लासिफाई करना, बच्चों को सर्टिफिकेट प्रदान करना, बच्चों को उच्च कक्षा में दूसरी कक्षा में भेजना, 7 से लेके 8th में भेजना, ये सभी काम कौन करता है? ये सभी समेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, अब देखिए एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, पर अभी बता देंगे। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, किसको कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग? आप लोगों को पता होगा किसको कहते हैं लर्निंग में? जो कि मतलब हमारे मतलब शिक्षण कार्य के दौरान ही चले लर्निंग। हाँ, वो अभी क्या बात हम लोगों ने उसको यूज किया था, फॉर्मेटिव। हाँ, तो असेसमेंट फॉर लर्निंग है आपका फॉर्मेटिव, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है आपका? समेटिव। और असेसमेंट एज लर्निंग क्या है? मतलब असेसमेंट एज लर्निंग असेसमेंट सीबीएसई वो सीटेट में पूछ सकता है। असेसमेंट एज लर्निंग क्या है? खुशी, असेसमेंट एज लर्निंग क्या है? प्रियांशी, सोनल, असेसमेंट सेल्फ असेसमेंट अपना खुद का स्व आकलन जो होता है उसको असेसमेंट एज में सेल्फ असेसमेंट आएगा। मतलब हम सीख लिए, हम अपने मन से मतलब सोचे कि मैं क्या और सीख सकता हूँ, अपनी मैंने लर्निंग कितना सीखा। हाँ, अपनी लर्निंग को खुद मॉनिटर करना, ये हो जाता है असेसमेंट एज लर्निंग। तो आजकल जो नए जो डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट के आ रहे हैं, या फिर आप NEP 2020 भी अगर आप देखिए, या NCFSC भी देखिए, तो उसमें 3 चीजें दी हुई है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है, 3 चीजें हैं। तो अब इसके बाद आप देखिए, तो क्या असेसमेंट फॉर लर्निंग का B सही है, इम्प्रूव लर्निंग है, अधिगम में सुधार करता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है? सोनल तुम बताओ।
कोई और? मैम ऑप्शन बी। हाँ, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना, इम्प्रूविंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट इज मेनली यूज्ड फॉर, किस लिए यूज होता है ये? हाँ इम्प्रूविंग लर्निंग ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। हाँ ठीक है। सीसीई क्या है? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। हाँ, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये सीसीई का फुल फॉर्म है। समेटिव असेसमेंट क्या है? समेटिव इवैल्यूएशन ये क्या है? शिक्षण के अंत में। सी, ठीक है। अब चलिए हम लोग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ लेते हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी भी आप लोगों ने पढ़ाई हुआ है ना? थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। एक मिनट, जरा शुरू करती हूँ मैं। एक मिनट का गैप लेके देखिए ये क्या है कि सबसे पहले बीएस ब्लूम, कोई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब भी आइएगा तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीएस ब्लूम की किताब भी रखी हुई है, बुक रखी हुई है। कभी आप लोग यहाँ पे बीएस ब्लूम की बुक जल्दी मिलती नहीं है, पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीएस ब्लूम की बुक रखी हुई है। तो 1956 में बीएस ब्लूम और उनके साथियों ने, बेंजामिन ब्लूम थे, एस ब्लूम, और उनके और भी, क्रैथवॉल भी इसमें थे, और 2-4 लोग और भी थे, लॉफर थे, और तो उन लोगों ने मिल करके, मेन तो बीएस ब्लूम थे, उन्होंने मिल करके किताब लिखी 1956 में। तो उस किताब में इन्होंने बोला कि देखिए क्या, उन्होंने ये इनके सामने एक समस्या आती कि जब हम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स बना रहे हैं, जब हम शिक्षण के कुछ उद्देश्य बना रहे हैं, तो वो हम कैसे बनाएं, है ना? शिक्षण के उद्देश्य को किस तरह से हम क्लासिफाई करें। तो उन्होंने टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, इसको उन्होंने कहा टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो सबसे निचला स्तर है, कभी भी बच्चे का, अगर हमें बच्चे को हमें पढ़ाना है, हमें उनको एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करने हैं, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित करने हैं, या फिर उनका हमें क्या करना है, असेसमेंट करना है, उनका जब हमें आकलन करना है, तो हम किस तरह से किस तरह से प्रश्नों को बनाएं, कौन कौन से स्तर के प्रश्न होने चाहिए, है ना? एक होलिस्टिक डेवलपमेंट, एक जब हम बौद्धिक, इन्होंने इनका जो ये भी ध्यान रखिएगा, बीएस ब्लूम ने जो बात करी थी वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, हैंडबुक ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, इनकी बुक का नाम था टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, हैंडबुक ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। यानी कि इनकी जो किताब थी उसमें केवल कॉग्निटिव डोमेन था, यानी कि केवल संज्ञानात्मक डोमेन ही था इसमें, ठीक है? तो इसमें इन्होंने कहा कि संज्ञानात्मक डोमेन भी एक बहुत बड़ा डोमेन है। तो सबसे पहले इन्होंने बोला सबसे निचला स्तर जो होगा, बच्चा अगर पढ़ रहा है तो नॉलेज का होगा, और नॉलेज का मतलब इन्होंने नॉलेज जो इन्होंने कहा, वो नॉलेज ये कहा कि नॉलेज का मतलब है कि बच्चा, अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया की राजधानी, इंडिया का कैपिटल कौन सा है, क्या है, क्या है, तो बताइए। इंडिया का कैपिटल दिल्ली। तो ये किस स्तर का है? बेसिक। ये नॉलेज स्तर है। नॉलेज स्तर इसलिए है क्योंकि आपने केवल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस इसमें है, रिकॉल कर लिया आपने, तुरंत याददाश्त पे आधारित है ना? तो ये आपका नॉलेज लेवल है। उन्होंने कहा और उन्होंने ये भी कहा जैसे बच्चे को फॉर्मूला याद होता है ना? बच्चे को कोई सिंबल याद होता है, बच्चे को कोई परिभाषा याद होती है, कह दिया गया प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की परिभाषा बताइए, तो किस स्तर का प्रश्न होगा? ये नॉलेज लेवल का होगा, ठीक है, बीएस ब्लूम के आधार पर। फिर उन्होंने कहा कॉम्प्रहेंशन का मतलब होता है बोध का मतलब होता है कोई चीज जो आपको पढ़ाई जा रही है उसको समझना, बोध करना उसको, है ना? तो मतलब देखिए, मैंने आपको बहुत देर से मैं समझाना चाह रही हूँ। मान लीजिए मैं एक स्कूल टीचर हूँ, कॉम्प्रहेंशन लेवल की हम बात कर रहे हैं, जो सेकंड लेवल है वो कॉम्प्रहेंशन लेवल है। तो उन्होंने कहा कि जब हम उन्होंने कहा कि कॉम्प्रहेंशन लेवल का मतलब है कि मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, मैं आपको एक बहुत कोई कहानी सुनाना, कोई
ना कोई कहानी मैंने सुनाया, ठीक है, और उस कहानी के अंत में आपको ये समझ में आया कि मान लीजिए आपने उस कहानी से एक पॉइंट ये सीखा, मान के चलिए, या फिर मैं आपको कोई एक क्लास में कुछ पढ़ा रही हूँ, है ना, और उस पढ़ाने के बाद मैंने पूरा आपको जब समझा दिया तो आपने, या फिर मैंने कोई एक्सपेरिमेंट भी कराया, उसके बाद आपने ये समझा कि प्रकाश की जो मैंने आपको सॉरी मैं थोड़ा सा यहाँ पे नहीं, हाँ, मुझे एक बार मुझे बोल लेने दो। जैसे कि मैंने आपको एक लाइट का एक्सपेरिमेंट कराया है ना, मैंने आपको क्लास में प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट आपने किया है? जी मैम। हाँ, तो मैंने पेपर पे एक प्रिज्म रखा और मैंने प्रिज्म रख करके दिखाया कि जो है ये जो वहां से जब प्रकाश की रेखा गुजर रही है, यानी कि लाइट रे वहां से जब पास हो रही है, तो देखा कि प्रकाश जो है वो कई तरह के किरणों में बट गया है। तो आपने, मैं पूरा प्रैक्टिकल करा रही हूँ, मैं क्लास में समझा रही हूँ, आपने लास्ट में बोध कर लिया, समझ लिया कि जब प्रकाश जो है वो एक इस तरह की पारदर्शी वस्तु से गुजरता है तो वो क्या होता है, 7 रंगों में बट जाता है, यही बोध होता है। ठीक है, हाँ, अब आप बताइए ज्ञान प्रकाश जी, आप बताइए। जैसे आप बता रहे थे ना, कोई कहानी बच्चों को बताई तो उस कहानी से क्या सीख मिली, ये बोध वाले में आ जाएगा। हाँ, तो कहानी आपने बताई वो तो सुन लिया, लेकिन उसके बाद जब कहानी की सीख बता दिया, हाँ इससे हमें क्या सीख मिलती है, तो वो उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल हो गया, अंडरस्टैंडिंग लेवल हो गया, बिल्कुल। या फिर आप कॉम्प्रहेंस पैसेज करते ना, कॉम्प्रहेंसिव पैसेज, कभी कभी आप एग्जाम में जाते होंगे तो एक कहानी दिखी, 4-5 लाइन लिखा होता है और बाद में पूछा जाता है इससे संबंधित उत्तर दीजिए, तो वो कॉम्प्रहेंशन लेवल हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आप आते हैं एप्लीकेशन लेवल पे। एप्लीकेशन लेवल क्या होता है? खुशी या प्रथमेश या प्रांजन, कोई भी बताना चाहे? सोनल तुम बता दो। मैम। यस मैम। बोलो। मैम, हमने जो चीजें सीखी है उसे अप्लाई करना। क्या अप्लाई करना? मैम, जैसे कि हमने नाउन पढ़ा, ठीक है, उसके बारे में जाना, नाउन क्या होता है, फिर तो वो अंडरस्टैंडिंग लेवल हो गया, नॉलेज लेवल, सॉरी। फिर उसके बाद उसको समझ, उसके बारे में अगर एग्जाम्पल्स वगैरह देने लगे हम, तो वो अंडरस्टैंडिंग लेवल हो गया। ठीक है, नहीं सॉरी मैम, एग्जाम्पल्स देने लगे तो एप्लीकेशन लेवल हो जाएगा। ठीक है, नहीं भी दोनों सही है, कोई गलत नहीं है। जो मैं बता दूं? हाँ, एक मिनट सोनल का देख लें। देखो सोनल, क्या होता है ना कि जो एग्जाम्पल मैंने तुम्हें समझाया, मैंने तुम्हें दिए, टीचर ने तुम्हें बताया, वो तुमने समझ लिया तो वो अंडरस्टैंडिंग, लेकिन तुमने आसपास की चीजों को देख करके कोई नया एग्जाम्पल ले दिया, तब वो क्या हो गया? एप्लीकेशन लेवल, है ना? ठीक है, हाँ बताइए प्रकाश जी, बोलिए, बोलो, और कौन बोलना चाहता है? मैम मैं बोल रहा था। हाँ प्रथमेश बोलो। मैंने कहा मैम, जैसे टीचर ने हमें पढ़ाया कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है या क्यों होता है, और हमने उससे कृषि में कुछ कर दिया या हमने उसको यूज कर लिया कि हमने जो है रात में भी प्रकाश संश्लेषण करवा दिया पौधों में, तो वो हो गया हमारा एप्लीकेशन। हाँ, और कुछ कोई बोलना चाहता है यहाँ पर, कुछ ऐड करना चाहते हैं आप लोग? जी मैम। हाँ बोलिए। जैसे मैम आपने क्या कहते हैं, हमें गणित का सूत्र बताया, उस सूत्र से हमने सवाल हल करना शुरू कर दिया, तो हमारा एप्लीकेशन लेवल हो गया। हाँ हाँ, ठीक है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी उसको कहा जा सकता है। और हाँ, वो ये है कि आप बोला कि अप्लाई में ही आएगा। हाँ, मतलब उस फॉर्मूले को आप समझ गए कि कैसे उसको, और आपने व्याकरण में कोई नियम बता दिया और उस नियम से हम क्या कहते हैं सॉल्व करने लगे क्वेश्चन, तो वो हमारा क्या कहते हैं एप्लीकेशन लेवल हो गया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, काफी सही है। और देखो जैसे होता है ना कि हमने कुछ, हमें आजकल क्या होता है कि हमें पता होता है कि इसमें प्रोटीन है, हम वही चीज खाएंगे, या इसमें कार्बोहाइड्रेट है, हम वही चीज खाएंगे, या फिर जो तेल होता है ये जो बहुत होता है ना फ्राइड, ये बहुत ही खराब होता है हेल्थ के लिए, तो हम वो खाना बंद कर दें। ठीक है, क्योंकि अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, तो हमने इसको अपने लाइफ में, अपने जीवन में अप्लाई किया है।
ठीक है। या फिर हमें कोई नॉलेज है जैसे होता है न्यूट्रिशन से रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड, तो वो हमें पता है कि अगर यहाँ पानी जमा होगा और पानी जमा होगा तो डेंगू हो सकता है, तो हमने तुरंत पानी को हटा दिया। तो अपने दैनिक जीवन में भी आपका भी बिल्कुल सही है कि फॉर्मूला को हम एक नए प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए वो फॉर्मूला यूज करें, तो वो हो जाता है आपका ये एप्लीकेशन लेवल। और जब आप अपने डेली लाइफ में भी उस जो प्रिंसिपल जो आपने पढ़ा हुआ है, जो थ्योरी आपने पढ़ी, उसको यूज कर रहे हैं, तो वो भी आपका एप्लीकेशन हो जाता है। ठीक है। अब होता है आपका एनालिसिस और उच्चतम लेवल का होता है। एनालाइज करना मतलब कि एनालाइज करने का मतलब होता है कि आप कोई एक समस्या है उसके विभिन्न पहलुओं को आप देख रहे हैं। विभिन्न पहलुओं को जब आप देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, उसका विश्लेषण कर रहे हैं और है ना, उसके एलिमेंट्स को देख रहे हैं, उन दो पहलू हैं उनके भी, जो जेस्टाल्ट था ना, जेस्टाल्ट थ्योरी जो कल आपने पढ़ी, वहां पे पूरा एनालिसिस है, उसने एनालाइज किया। और एनालाइज करके जब आप किसी एक प्रॉब्लम, किसी सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को आप देखते हैं और वो कैसे बना है, कैसे संगठित हुआ है, उसको आप देखते हैं, तो एनालिसिस होता है। और सिंथेसाइज का मतलब कि आपने एनालिसिस करने के बाद एक नया आइडिया है ना, एक न्यू सोल्यूशन आपने अगर फाइंड आउट किया, या आपने कुछ नया तरीका अपनाया, या फिर होता है कि आपने कुछ होता है कि कभी कुछ काम नहीं चल रहा, आप होता है ना कि कभी होता है कि कुछ होता है ना, आप आज हम लोग क्या कहते हैं वो उसको, अरे जुगाड़ टेक्नोलॉजी, मतलब एक वो उसमें है कि मतलब हमने कोई जुगाड़ अपना लिया, या फिर हमने कुछ, वो भी आपका एक, आपने कोई समस्या का एक जब नया एक न्यू सोल्यूशन फाइंड आउट किया, या फिर एक डाइवर्जेंट थिंकिंग, हाँ डाइवर्जेंट थिंकिंग भी कह सकते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी भी कह सकते हैं, तो वही हो जाता है आपका सिंथेसाइज करना। या फिर आप होता है कि बच्चे क्या करते हैं, जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो एक कुछ नए नए मॉडल्स बनाते हैं, या फिर आजकल कभी आप देखिए तो मैसेजेस होते हैं ना, इस बच्चे ने कुछ संसाधनों का इस्तेमाल करके पोल्यूशन की रोकथाम के लिए एक नया उसने तरीका अपनाया, है ना। जैसे कल मैं देख रही थी, तो आजकल कल मैं देख रही थी तो एक उसमें दिखा रहा था यूट्यूब वीडियो में कि एक बहुत बड़ी सी जाल में वो बहुत सारे जो होते ना हेयर्स, बाल को उस जाल में अंदर डाल देते हैं और उसको नदियों को साफ करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा सा ऐसे एक वो बना लेते हैं, एक बहुत बड़ा सा एक वेब की तरह बना लेते हैं, नेट की तरह बना लेते हैं। उस नेट में क्या होता है, बहुत सारा इंटरवोवन यानी कि बंधा हुआ बहुत सारे हेयर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो गंदगी होती है उसको साफ करने में। तो इस तरह की कुछ नई टेक्नोलॉजी अगर आप बनाए तो वो आपका सिंथेसिस हो जाता है। मेरा ये आ रहा है ना, आप पीपीटी दिख रही है मेरी? यस। ठीक है। अब देखिए फिर उसके बाद होता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब होता है यहाँ आप जजमेंट दे रहे हैं, कोई जैसे होता है ना किसी क्राइटेरिया के आधार पर आप इवैल्यूएशन, कुछ कमियां निकालना, इनकंसिस्टेंसीज निकालना। जब आप सब कुछ पढ़ लिख जाते हैं, जब सब आपको आ जाता है, तब उसके बाद ही आप इवैल्यूएशन कर सकते हैं, मतलब आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो गए हैं। और किसी क्राइटेरिया के आधार पर, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ, जैसे मैंने किसी क्राइटेरिया के आधार पर कहा कि ये जो खाना है, ये मैंने वो हेल्दी डाइट नहीं है, तो हेल्दी डाइट नहीं क्योंकि मैंने देखा प्रोटीन इतने अमाउंट में नहीं है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, प्रोटीन कम है, फैट ज्यादा है, विटामिन कम है। तब ये जो मेरा क्राइटेरिया होता है ना कि प्रोटीन का इतना ही अमाउंट होना चाहिए, 30 ग्राम्स होना चाहिए, या फिर विटामिन इतना ही होना चाहिए, मिनरल इतना, तो ये मैंने क्राइटेरिया है मेरे पास, उस क्राइटेरिया के आधार पर मैं इवेलुएट कर रही हूँ, कमियां ढूंढ रही हूँ, है ना, डिसीजन ले रही हूँ, जजमेंट ले रही हूँ, तब वो आपका क्या हो जाता है, जजिंग, ये इवैल्यूएशन हो जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद ये इसमें 1956 में बीएस ब्लूम आए, उन्होंने ये किया, फिर काफी दिन से ये चल रहा था। फिर उसके बाद एंडरसन आए, जो कि इन्हीं लोगों के स्टूडेंट्स थे, क्रैथवॉल जो थे, जिन्होंने अफेक्टिव डोमेन की टैक्सोनॉमी दी थी, उनके साथ मिलकर के एंडरसन, क्रैथवॉल एंड ब्लूम आया। फिर 2001 में इन्होंने थोड़ा सा इसमें चेंज किया, हालांकि बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। नॉलेज को इन्होंने कहा कि पूरा नॉलेज की जगह उन्होंने रिप्लेस करके इसको रिमेंबर कह दिया, कॉम्प्रिहेंशन को इन्होंने अंडरस्टैंड कह दिया, एप्लीकेशन को इन्होंने अप्लाई कह दिया,
और एनालिसिस को इन्होंने एनालाइज कर दिया, फ्रॉम नाउन फॉर्म टू वर्ब फॉर्म इन्होंने किया, सिंथेसाइज को इवैल्यूएट कहा, यहाँ उल्टा कर दिया, देखो इवैल्यूएशन को इन्होंने नीचे कह दिया, इन्होंने बोला इवैल्यूएशन पहले आता है, सबसे लास्ट में क्या होता है, क्रिएट होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप देख लीजिए, मुझे लगता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। जी मैम। ठीक है, अब ये बताइए, ये क्वेश्चन जो आया हुआ है आपका, 2 बार एग्जाम हुआ था, उन दोनों में देखिए ये क्या है कि बीएस ब्लूम के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, यहाँ पे बताइए। मैम सी ऑप्शन है सर, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऐसी कोई टर्म नहीं दी है। हाँ बिल्कुल, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन था कहाँ पर मैम? पिछले में असेसमेंट ऑफ लर्निंग नहीं, मतलब और कहीं आपने पढ़ा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कहीं और पढ़ा है आप लोगों ने? मैंने नहीं पढ़ा है। पढ़ा है मैम। कहाँ पढ़ा है? याद नहीं आ रहा मैम। पियाजे की थ्योरी में था क्या मैम? नहीं, देखो कहाँ पढ़ा है। ये क्वेश्चन भी आपका आता है एग्जाम में। मैम कोल की एक्सपेरिमेंटल मॉडल में था। मुझे तो नहीं लगता कि वहां पे था, ये अब्राहम मैस्लो की थ्योरी है। अब्राहम मैस्लो की थ्योरी मालूम है आप लोगों को? मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। हाँ, हायरार्की ऑफ नीड्स, उसमें सबसे ऊंचे सबसे हायर मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी। उन्होंने बोला कि मैस्लो की जो नीड हायरार्की थ्योरी थी, वहां पर सबसे उच्च, जब जो हाईएस्ट 5 थे ना लेवल्स, उसके भी वो भी आप देख लीजिएगा, वो सब चीजें छूट गई हैं। थ्योरी मोटिवेशन की थ्योरी थी ना ये वाली, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे जब नेक्स्ट स्टेप भी होगा। तो फिर इन्होंने क्या किया, वो वहां पर है, ये वो सबसे हाईएस्ट लेवल। ठीक है, अब यस है होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हाँ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब देखिए थोड़ा सा और करके फिर इसको फिनिश करते हैं। देखिए अब विच कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव इज मेजर्ड व्हेन अ स्टूडेंट एक्सप्लेन अ कांसेप्ट इन हिज ओन वर्ड। जब बच्चा अपने खुद के शब्दों में किसी अवधारणा को समझाता है, तो वो कौन सा स्तर होता है ब्लूम का? एप्लीकेशन ना मैम, एप्लीकेशन होगा ना, अपनी भाषा शब्द में समझा रहा है तो अप्लाई कर रहा है। और कोई? बोलो, और कोई? क्यों? अपने शब्दों में समझा रहा है, पर वहां कोई नई परिस्थितियां नहीं है ज्ञान प्रकाश जी, वहां कोई नई परिस्थितियां नहीं आई है, वो कॉम्प्रिहेंसिव होगा, कॉम्प्रिहेंशन होगा, क्योंकि परिस्थिति यहाँ कोई नई उत्पन्न नहीं है, उसी परिस्थिति में जो उसको दी गई है उसी को वो समझा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट कि अ टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू यूज अ मैथमेटिकल फॉर्मूला इन अ न्यू सिचुएशन, जो आपने कहा एप्लीकेशन हो जाएगा मैम, गणितीय सूत्र का प्रयोग करने को कहता है। तो ठीक है, जब हम किसी 2 शिक्षण विधियों की, या फिर यहाँ शिक्षण विधि छोड़ दीजिए आप, हम प्लांट सेल और एनिमल सेल, हमारे सामने एक चित्र है पादप कोशिका का और एक जीव कोशिका का, एक जंतु कोशिका का, यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल का हमारे पास क्या है, पिक्चर है, और हम उसको कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं क्लास में, तब वो क्या हो जाएगा, कौन सा एनालिसिस लेवल हो जाएगा ना। हम उसके सभी एस्पेक्ट्स को देख रहे हैं, हम उसके सभी पहलुओं को देख रहे हैं। क्या क्या पहलू देखेंगे, क्या क्या पहलू देखेंगे बताइए? ब्रांचेज, रूट्स, और एनिमल में, अरे वो जैसे नहीं, प्लांट सेल जानते, कोशिका। यस मैम, सेल में उसके जो पार्ट हैं, हाँ देखेंगे, सेल वॉल देखेंगे, सेल वाल्व और साइटोप्लाज्म, हाँ ये सब देखेंगे। तो हमने हर पहलू को हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं।
हर पहलू को हम क्या कर रहे हैं, हर पहलू का निरीक्षण कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंट एस्पेक्ट्स। हम क्या करते हैं जब एनालिसिस करते हैं तो कोई एक परिस्थिति होती है, उसको विभिन्न भागों में हम तोड़ देते हैं, वो होता है। और तब हम जाकर के उसमें क्या करते हैं, उसको ऑब्जर्वेशन करते हैं, तब वो क्या हो जाता है, एनालिसिस, ठीक है। छोटे छोटे भागों में तोड़ देना मैम एनालाइज कहलाता है। हाँ, तब उसके बाद हम उसको ध्यान से देखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, वो आपका जो होता है। और सिंथेसिस में क्या होता है, वही सभी पहलुओं को एक नए रूप में जोड़ देते हैं, एक नए रूप में जोड़ देना, वो सिंथेसिस कहलाता है, ठीक है। और देखिए ब्लूम्स की कॉग्निटिव डोमेन में कौन सा है आपका सबसे उच्च लेवल में, अभी इन चारों में से कौन सा, इन चारों? इसमें सिंथेसिस हो जाएगा। हाँ, वैसे तो आपका ब्लूम्स वाले में। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टेस्ट ये पढ़ाएं कि बाद में पढ़ाएं इसको? बाद में पढ़ाइएगा मैम। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये बताइए, हम लोग का लास्ट क्लास है वो अभी तो मैंने ही पढ़ाया है, क्योंकि मेरा था कि हम शुरू कर दें। और भी टीचर्स हैं हम जो पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे टीचर्स हैं। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की भी मैम है, वो भी बहुत अच्छी है, एमिटी यूनिवर्सिटी की टीचर है। ये तो हमारा बिल्कुल बेसिक है, बहुत सारे कंटेंट है एजुकेशन में, जो नया नया नॉलेज है, एनसीईआरटी क्या कर रहे हैं और नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, वो सब भी हम आपको गाइड करेंगे, ठीक है। चलिए फिर, आपका एग्जाम कब है? अब कब है आप लोगों का एग्जाम? खुशी और बाकी लोग बताइए। मेरा मैम 16 तारीख से है बीएड का। अच्छा, बीएड का एग्जाम है तुम्हारा, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट आप लोगों को। और हाँ, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में अगर हो सके तो एनसीएफ 2005 पढ़ा दीजिएगा। हाँ ठीक है, पढ़ा देंगे। एनईपी भी थोड़ा पढ़ा देंगे, एनईपी भी थोड़ा पढ़ा दीजिए। हाँ, ठीक है। जो नया डॉक्यूमेंट एनसीएफएससी का, वो भी हम लोग बता दें। ओके, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर एफर्ट्स। थैंक यू मैम। थैंक यू।